Good afternoon, student. Today I am going to teach class 7 Geography chapter 7 Natural Vegetation and Wildlife part 3. टॉपिक फर्स्ट है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान. दे refers to the region of the world that are covered with thick and green grasses. यानी कि वे दुनिया के उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जो मोटी और हरी घासों से ढके हुए होते हैं. These are found in the area of moderate rain. यानी कि ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. टॉप नंबर फर्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि समशीतोष्ण घास के मैदान. दिस ग्रासलैंड है डिफरेंट नेम यानी कि इन घास के मैदानों के अलग अलग नाम है. फॉर एग्जांपल जैसे नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड और रीजन यानी कि किस क्षेत्र में वो पाया जाता है. तो नंबर फर्स्ट है आपका प्रेरिस यानी कि प्रेरिस कहाँ पे है तो नॉर्थ अमेरिका में. सेकेंड है आपका स्टेपी. स्टेपी कहाँ पे है सेंट्रल एशिया एंड रशिया में. डाउन ऑस्ट्रेलिया है. पंपास है साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना. वेल्ड है साउथ अफ्रीका. कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषता क्या है. नंबर फर्स्ट है दीज आर आल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इन्हें अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है. सेकेंड व्हीट एंड मेज आर ग्रोन इन दिस ग्रासलैंड यानी कि इस घास के मैदान में गेहूं और मक्का होता है या फिर पाया जाता है. वेजिटेशन यानी कि वनस्पति. दिस एरिया लेक इन टाल ट्री यानी कि इन क्षेत्रों में ऊंचे वृक्षों की कमी होती है बट लेकिन दे हैव हेल्दी ग्रीन एंड न्यूट्रिशियस ग्रास यानी कि लेकिन उनके पास स्वस्थ हरी और पौष्टिक घास होती हैं. इनफैक्ट दे कैन बी टर्म एज द सी ऑफ ग्रास यानी कि वास्तव में उन्हें घास का समुद्र भी कहा जाता है. वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्यजीव. बाइसन, wild buffaloes, antelopes are the common animal found in the temperate grassland यानी कि समशीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाने वाले कुछ हमारे आम जानवर हैं जैसे कि बाइसन, जंगली भैंस और एंटीलोप. नंबर सेकेंड है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान. दिस ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मेन एरिया ऑफ तंजानिया यानी कि ये घास के मैदान मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं फिर मुख्य मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे कि तंजानिया में, जिम्बाब्वे, केन्या, ब्राज़ील के पठार के क्षेत्र में, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एंड द डेक्कन प्लेट्यू और दक्कन का पठार. इन अफ्रीका दीज आर नोन एज सवाना ग्रासलैंड यानी कि अफ्रीका में इस घास के मैदान को हम सवाना के नाम से जानते हैं. कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी विशेषता क्या है. दे आर वेल ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल यानी कि ये मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगाए जाते हैं. सेकेंड है दिस ग्रासलैंड आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग यानी कि ये घास के मैदान डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त होते हैं. वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ. टाल एंड थिक ग्रास अलॉन्ग विथ स्कैटर ट्री आर द मेन वेजिटेशन ऑफ दिस ग्रासलैंड यानी कि लंबी और मोटी घास के साथ साथ बिखरे हुए पेड़ इनमें से मुख्य वनस्पतियां हैं. वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव. जेब्रा, एलिफेंट, डियर, लियोपार्ड्स, जिराफ etc आर द मेन वाइल्ड लाइफ ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि हाथी, हिरण, तेंदुआ, जिराफ आदि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के मुख्य वन्य जीव हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सर्ब्स. सर्ब्स मतलब झाड़ियाँ. दे रिफर्स टू द वुडी प्लांट दैट आर स्मॉलर दैन ट्री यानी कि झाड़ियाँ किसको बोलते हैं कि वे लकड़ी के पौधों को संदर्भित करते हैं जो पेड़ों की अपेक्षा छोटे होते हैं. दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक एरिया यानी कि ये शुष्क मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं. नंबर फर्स्ट है आपका डेजर्ट वेजिटेशन यानी कि रेगिस्तानी वनस्पति. सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका. आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है चिली में. दैट डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट इंडिया में. साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट आर द एरिया हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन यानी कि सहारा और कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में. आटाकामा रेगिस्तान चिली में. थार रेगिस्तान भारत में. दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान और अरब के रेगिस्तानी वनस्पति वाले क्षेत्र हैं. कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इनकी विशेषता क्या होती है.
नंबर फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मेरिजियन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। सेकेंड है, दीज आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी कि ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाई इवापोरेशन एंड लो रेनफॉल, यानी कि इसमें उच्च वाष्पीकरण और निम्न वर्षा होती है। नंबर थर्ड है, दीज प्लांट्स आर सर्व हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, थ्रोनी सरफेस एंड वैक्स कोटेड लिप्स, यानी कि इन पौधों या झाड़ियों में लंबी और मजबूत जड़ें, कांटेदार सतह और मोम से ढके पत्ते होते हैं। वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ, डेजर्ट वेजिटेशन इज आल्सो नोन एज xerophytus, which means the vegetation that adapts themselves to the hot and dry climate, यानी कि मरुस्थलीय वनस्पति को जेरोफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वनस्पति जो स्वयं को गर्म और शुष्क जलवायु के अनुकूल बनाती है। थ्रोनी बसेस, कैक्टी, डेट, पाम etc आर द मेन सर्व ऑफ दिस रीजन, यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टी, खजूर आदि इन क्षेत्रों की प्रमुख झाड़ियाँ हैं। वाइल्ड लाइफ, इट इंक्लूड्स वाइल्ड एसेस, हाइना, फॉक्स, जैकाल, लिजार्ड, स्नेक etc, यानी कि इसमें जंगली गधे, लकड़बग्गा, लोमड़ी, जैकाल, छिपकली, सांप आदि पाए जाते हैं। सेकेंड है आपका टुंड्रा वेजिटेशन, यानी कि टुंड्रा वनस्पति। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज मेनली फाउंड इन द नॉर्थन पोलर रीजन, यानी कि इस प्रकार की वनस्पतियां मुख्यतः उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर फर्स्ट है, दीज आर फाउंड इन द एरिया हैविंग एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि ये अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकेंड है, दिस एरिया रिमेन स्नो कवर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो लगभग हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ, मॉसेस, लाइकेन एंड स्मॉल सर्ब्स आर फाउंड इन दिस रीजन, यानी कि इन क्षेत्रों में काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। थिक कवर ऑफ स्नो डू नॉट अलाउ द वेजिटेशन टू ग्रो, यानी कि बर्फ का जो मोटा आवरण होता है वो वनस्पतियों को बढ़ने नहीं देता है। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव, स्नो फॉक्सेस, आर्कटिक आउल, मस्क ऑक्सेन, वालरसेस, सील, पोलर बियर आर द मेन एनिमल ऑफ द टुंड्रा रीजन, यानी कि स्नो फॉक्सेस यानी कि जिसको हम हिम लोमड़िया, एरेटिक उल्लू, कस्तूरी बैल, वालरस, सील, ध्रुवीय भालू टुंड्रा क्षेत्र के मुख्य जानवर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जैविक पर मानव जीवन का क्या प्रभाव होता है, जैविक वातावरण पर मानव जीवन का क्या प्रभाव होता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम अवर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमारे जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्शियसली अल्टरेड द फिजिकल इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स, यानी कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक वातावरण को फुलफिल देयर नीड्स, यानी कि उनको अपने आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें चेंज कर दिखा है। दिस अल्टरेशन इन फिजिकल environment has caused losses of habitation of plant and animal, यानी कि भौतिक वातावरण में इस परिवर्तन के कारण पौधों और जानवरों के आवास को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द ईयर हैज ग्रोन रैपिडली, जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि यानी कि जो पॉपुलेशन है काफ़ी तीव्र गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप जानवरों और पौधों की संख्या में कमी आई है। ह्यूमन बींग्स हैव क्लियर्ड मेनी वर्जिन लैंड्स लाइक फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फॉर दियर ओन सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, यानी कि मनुष्य ने अपनी वस्तुओं के लिए जंगलों और घास के मैदानों जैसे कई
भूमि को साफ कर दिखा है। द रोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी कि द रोड्स हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी कि सड़कों को जंगलों और घास के मैदानों के माध्यम से प्रदान किया गया। दे हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर बाय देयर इंटरफेरेंस इन द नेचुरल वेजिटेशन एंड हैबिटाट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि उन्होंने प्राकृतिक वनस्पतियों और जंगली जानवरों के आवासों में अपने हस्तक्षेप से प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। ह्यूमन बींग्स थ्रू देयर एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, पोचिंग, पॉल्यूशन एंड अल्टरनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, यानी कि मानव ने अपनी गतिविधियों जैसे शिकार, अवैध शिकार, प्रदूषण और प्राकृतिक वनस्पतियों के परिवर्तन के माध्यम से प्रकृति में संतुलन को बिगाड़ दिया है। इट्स कॉन्सिक्वेंस आर नाउ बीइंग फेल्ट थ्रू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर etc। इसके परिणाम अब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति आदि के माध्यम से महसूस किए जा रहे हैं। थैंक यू।